गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो है प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। और एक चीज़ दिमाग में आप बैठा के रखिएगा कि ये मात्र एक प्रैक्टिस सेट ही नहीं है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको कई क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे और कई क्वेश्चन का आपका तो इसमें रिवीजन हो जाएगा और नए क्वेश्चन जुड़ेंगे। अगर एक क्वेश्चन अगर हम कराएंगे तो उसमें कम से कम 4-5-6 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लेके जाएंगे इसमें, इस वीडियो के माध्यम से। तो इसको एक प्रैक्टिस सेट ही ना समझें और वीडियो में अंत तक बने रहें। देखेंगे आपको कुछ ज़्यादा एडिशनल जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पहला जो आपका क्वेश्चन है वह है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करिए। अब देखिए, सुमेलित करने का मतलब है कि मिलाने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव और वेवेल योजना दिया है और दूसरी तरफ उसका सन दिया है। तो मैंने पहले से ही समय की बचत के लिए आपके जो है लिख दिया हुआ है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम है। तो ये ए का तो पहले इसी से मैच हो जाएगा। ठीक, कलर हम चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये तो आपका हो जाएगा इससे मैच, पहले का ए का जो है पहले से। दूसरा अगर जो है बात की जाए कि क्रिप्स प्रस्ताव, तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, तो इसको हम 4 से मिला देंगे। ठीक, और अगर हम अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये 1940 में आया था और वेवेल योजना की बात करें तो 1945 में आया था। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। ठीक, तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव आपका 1940, 1945 वेवेल योजना और 1942 में क्रिप्स मिशन। चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने जो है कब दिया था। अब देखिए, स्वराज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो हालांकि इसका आंसर तो हमारा हो जाएगा असहयोग आंदोलन जो है के समय जो है ये कब हुआ था असहयोग आंदोलन शुरू, तो 1 अगस्त 1920। अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ तो 1 अगस्त 1920 को। इसी क्रम में जो है ऑप्शन दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को। और गोलमेज सम्मेलन जो है 3 बार आयोजित हुआ था 1930, 31 और 32 में। हालांकि इसमें आपके ये दिन कम ही चांस है कि पेट में पूछे, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग प्री एग्ज़ाम है। तो आप सन जरूर याद रखिएगा, 1930 सविनय अवज्ञा, असहयोग आपका 1920। ठीक, और आपका अगर गोलमेज पूछे तो 1930, 31 और 32 में। अब देखिए, अगर भारत छोड़ो की बात करें तो भारत छोड़ो जो है आपके 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो 12 मार्च 1946 को। फॉरवर्ड ब्लॉक पूछे तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिएगा, रॉलेट एक्ट की बात की जाए तो ये जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जो है पारित हुआ था। इससे और क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डफरिन थे। अगर प्रेस का मुक्तिदाता पूछे कि किसे कहा जाता है तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, या उस समय जो है कौन था गवर्नर, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन जिसे बंगभंग जो है कहते हैं 1905 ईस्वी में हुआ था, कर्जन के समय में। और 1857 की क्रांति अगर आपसे पूछे तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। तो ये थी एडिशनल जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 आपके जो है सत्याग्रह दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि इन चारों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है, अर्थात 3 का किया है, 1 में नहीं किया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी रहे हैं, उसमें इनकी भूमिका रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी रहा है और खेड़ा में भी रहा है। ठीक है, लेकिन बारदौली में जो है इनकी भूमिका नहीं थी, बशर्ते अगर बारदौली की बात की जाए 1928 में तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इसका नेतृत्व इस आंदोलन का किया गया था और इसी समय इनको सरदार की उपाधि जो है बारदौली की महिलाओं के द्वारा इनको मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में किसने की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनके काल के अनुसार जो है, कालाक्रम इनके काल के अनुसार इनको व्यवस्थित करिए। देखिए युद्ध इसमें दिया है इतिहास की जो है प्रमुख युद्धों को, जैसे दिया है पहला कन्नौज का युद्ध, आपको कन्नौज का युद्ध दिया है, चौसा का युद्ध दिया है, तालिकोटा का युद्ध दिया है और खानवा का युद्ध दिया है। तो अगर हम युद्ध की बात करें तो अगर हम पहले युद्ध कन्नौज की बात करें तो ये 1540 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1540 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 में होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है दोनों। और तालिकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में होता है। और अगर हम खानवा के युद्ध की बात करें तो ये 1527 में होता है। तो ये है युद्ध का क्रम। अगर आपको सन याद है तो बड़े आसानी से इसको आप बैठा सकते हैं। तो अगर देखिए घटनाओं का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले जो है 1527 आएगा। अब 27 के बाद आपका ये 1539 अर्थात 2 नंबर पे ये जाएगा। फिर 39 के बाद आएगा 1 नंबर पे ये, तीसरा नंबर ये हो जाएगा और चौथा नंबर ये हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। अब देखिए अगर युद्ध का जिक्र हुआ है तो हम एक सरसरी निगाह में जो है सभी युद्धों को देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो धीमा लगे तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। देखिए अगर हम युद्ध की बात करें तो देखिए प्लासी के युद्ध की बात की जाए तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को जो है इसमें हराया था इस युद्ध में। वांडीवास का युद्ध पूछे 1760 ईस्वी में हुआ था, फ्रांसीसियों की इसमें पराजय हुई थी। पानीपत की अगर तीसरी लड़ाई की बात की जाए तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। रुहेला का युद्ध पूछे, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 1774 में। खुर्दा का युद्ध, भारत चीन युद्ध आप इंपॉर्टेंट में ले सकते हैं, 1962। भारत पाक युद्ध 1965। अब हम नेक्स्ट जो है और देख लेते हैं युद्ध को जो है। इसी क्रम में देखिए नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके युद्ध हुए हैं, जिसमें इसमें लगभग हमें लगता है कि सब फेमस ही हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं पेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है। जैसे देखिए तराइन का युद्ध अगर आपसे प्रथम युद्ध पूछे तो 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। दूसरा अगर तराइन का युद्ध पूछे तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज ही रहते हैं 1192 में। इसमें पृथ्वीराज को इन्होंने जो है मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। चंदावर का युद्ध पूछे तो 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। अगर पानीपत की पहली लड़ाई पूछे तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। खानवा का युद्ध अगर आपसे पूछे 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा को हराया था बाबर ने। चंदेरी का युद्ध पूछे अगर आपसे तो 1528 में बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ था। घाघरा के युद्ध की चर्चा करें 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया था। चौसा के युद्ध की बात करें तो हाल ही में अभी हमने क्वेश्चन में भी डिस्क्राइब किया, 1539 शेरशाह और हुमायूं को। कन्नौज का युद्ध अगर आपसे पूछे 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछे 1556 अकबर ने हेमू को हराया था। तालिकोटा का युद्ध पूछे तो 1565 में विजयनगर साम्राज्य का इसमें पतन हो गया था। हल्दी घाटी का युद्ध पूछे तो काफ़ी फेमस था, 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अगर आपको वीडियो तेज़ लगे तो इसको आप धीमा कर सकते हैं, आप में ऑप्शन है, और अगर आपको धीमा लगे तो आप तेज़ कर सकते हैं, क्वालिटी भी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए अब ये तो हो गया युद्ध की चर्चा। आप चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ। इसको हम हटा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है भारतीय इतिहास में। तो इसमें पूछा गया है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। तो 8 मंत्री थे या 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे या 8 परामर्शदाता। तो हमारा राइट आंसर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पहले से ही 8 तेलुगु कवि हैं। अगर हम इसमें कुछ अलग चीज़ों को अगर इसमें जोड़ें, अगर हम कृष्णदेव राय के संबंध में, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कृष्णदेव राय ने जो है तेलुगु में अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम जो है इसकी रचना की थी। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप दिमाग में अपने नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। अर्थात आपसे डायरेक्ट ये पूछना चाहता है कि राष्ट्रकूट वंश की या साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा इस चारों ऑप्शन में से की गई। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है दंती दुर्ग। अब अगर हम साम्राज्य और उसके संस्थापक की चर्चा हो तो हम कुछ एडिशनल फैक्ट को इसमें हम वीडियो में देख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है स्क्रीन पे। देखिए, अगर हम प्रमुख वंश और उनके संस्थापक की बात करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हमने इसमें लिया हुआ है। जैसे हर्यक वंश है, हर्यक वंश की बात की जाए तो बिंबिसार हैं इस वंश के संस्थापक और इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी। शिशुनाग वंश की बात की जाए, शिशुनाग है, वैशाली है इसकी राजधानी। नंद वंश की बात की जाए तो महापद्मनंद, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी। मौर्य वंश की चर्चा करें तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र। कर्ण जो है वंश की बात करें तो वासुदेव हैं, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश की बात करें तो इसके जो है संस्थापक सिमुख है, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी है। गुप्त वंश की बात करें तो श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी। पांड्य वंश नेडियोन और मदुरै इसकी राजधानी। चोल वंश की बात करें तो विजयालय है, इसके संस्थापक हैं, तंजौर इसकी राजधानी। राष्ट्रकूट की बात करें तो दंती दुर्ग, मान्यखेट इसकी जो है राजधानी है। चौहान वंश वासुदेव, अजमेर। सोलंकी वंश पूछे तो मूलराज है, अनहिलवार जो है इसकी राजधानी थी। कलचुरी वंश पूछे तो कोक्कल है, त्रिपुरी इसकी राजधानी थी। गुलाम वंश काफ़ी फेमस इधर देखेंगे आप इसमें जो है वंश में, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलामों का गुलाम, दिल्ली इसकी जो है राजधानी। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली, इसी में एक इंपॉर्टेंट शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा। तुगलक वंश की बात की जाए तो इसके जो है संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली इसकी राजधानी थी। सैयद वंश पूछे खिज्र खां, दिल्ली राजधानी। लोदी वंश पूछे तो बहलोल लोदी, दिल्ली, क्योंकि इस अगर देखेंगे आप इस वंश में तो दिल्ली सल्तनत काल जो है के नाम से ये जाना ही जाता है पूरा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी, इसके बाद मुगल वंश आता है। संगम वंश की बात करें तो हरिहर और बुक्का ने इसकी जो है स्थापना की थी, विजयनगर की जो है इसकी राजधानी थी। बहमनी वंश की बात की जाए तो हसन गंगू हैं, गुलबर्गा बीदर इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगर हम मुगल वंश की बात करें तो इसमें बाबर इसके संस्थापक थे। दिल्ली और आगरा दो जगह इन्होंने राजधानी इसको बनाया हुआ था। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपके वंश और संस्थापक से रिलेटेड। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये मात्र एक प्रैक्टिस सेट नहीं है, इसके माध्यम से आप कई चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, तेज़ अगर आपको वीडियो लगे तो उसको धीमा आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पास ऑप्शन है। तो अब देखिए इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया है। एक तरफ नाम दिया है शासक का और दूसरे तरफ उसको उपाधियां हैं दी गई। तो जैसे अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनको जो है सेंड्रोकोट्स की उपाधि मिली हुई थी। अगर हम बिंदुसार की बात करें तो इनको अमित्रघात की मिली थी। अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक को प्रियदर्शी की जो है उपाधि मिली थी और चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो हमारा इस तरह से राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा सीधे सीधे कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। काफ़ी जो है रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। काठमांडू की जो है राजधानी पूछा है कि कहाँ की है, तो ये नेपाल की राजधानी है। कहाँ की? नेपाल की। काफ़ी आसान क्वेश्चन ये बन जाएगा। लेकिन अगर हम और अलग जो है ऑप्शन की बात करें, नीदरलैंड है जैसे, तो नीदरलैंड में अगर राजधानी की बात करें, इसकी 2 राजधानी है, एम्स्टर्डम है और द हेग है। द हेग आपकी प्रशासनिक है, पुराना नाम इसी को हालैंड कहा जाता है, नीदरलैंड। दक्षिण कोरिया की बात की जाए, राजधानी इसकी सियोल है। इटली की बात की जाए तो इसकी राजधानी रोम है, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इस कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इटली का जो शहर है या राजधानी रोम है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो टाइबर नदी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जियोग्राफी से रिलेटेड है। जियोग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क जो है क्षेत्र इनमें से कौन सा है। क्या अरब का मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है और थार मरुस्थल है। तो 4 मरुस्थल के नाम दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें से सबसे शुष्क कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल। अब अगर मरुस्थल का जिक्र है तो हम मरुस्थल को एक बार नक्शे पे देखते हैं कि मरुस्थल कहाँ कहाँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम विश्व के प्रमुख मरुस्थल का जिक्र इसमें देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम
सबसे बड़े, विश्व में सबसे बड़े अगर मरुस्थल की बात की जाए तो वो है सहारा। लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है और 11 देशों से ये सीमा साझा करता है। ये अफ्रीका में आपके पड़ता है, महाद्वीप में। गोबी मरुस्थल की बात करें तो मंगोलिया और चीन में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो बोत्सवाना अफ्रीका के मध्य में पड़ता है। तकला माकन की बात की जाए तो ये चीन में पड़ता है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में जो है फैले हुए हैं। आटाकामा उत्तरी चिली में, जो कि हमारा राइट आंसर था। दक्षिण अमेरिका में ये पड़ता है। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में क्या है, स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख आपके मरुस्थल थे। और भी चीज़ों को हम एडिशनल इसमें जानते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में जो है बन सकते हैं क्वेश्चन। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। देखिए मरुस्थलीय जो है इससे एडिशनल जानकारी जो है आपको मिलेगा इससे। देखिए इसमें दिया है आपको, हालांकि छोटा दिख सकता है फॉन्ट, दिया है कि शुष्क जो जलवायु होती है वो अत्यधिक ताप अंतर के कारण जो है नाम मात्र के वनस्पति वाले क्षेत्र को जो है मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। नाम मात्र के वहाँ पे क्या होंगे, वनस्पति होंगे। और ये लगभग जो है आपका जो कहा जाता है वो 30 से लेकर के जो है 40 डिग्री जो है जो तापांतर होता है, इसी को हम बोलते हैं। और ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, दोनों तरफ। अगर हम अफ्रीका में बात करें तो सहारा एवं कालाहारी। एशिया में बात करें तो अरब, थार एवं गोबी है। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो महान विक्टोरिया मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका में बात करें तो कोलोराडो एवं एरिजोना है। दक्षिण अमेरिका में बात करें तो आटाकामा एवं पेंटागोनिया मरुस्थल विश्व के प्रसिद्ध मरुस्थलों में नाम आता है। तो अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो इन चीज़ों को जो हम बोल रहे हैं, लिख नहीं पाते, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, उसको आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके मैप में दिया हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हो पा रहा है, नहीं तो आपको हम बताते। देखिए ये दक्षिण अमेरिका में यही आपका क्या है, आटाकामा पड़ता है यहाँ पे। ये सहारा है आपके अफ्रीका में, ठीक है। ये थार है यहाँ पे, ये गोबी मरुस्थल है। ये सब देखो कोलोराडो ये है यहाँ पे, ये सोनोरन है, एरिजोना है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया का जो है विक्टोरिया मरुस्थल है। तो चलिए ये तो हो गया आपके मरुस्थल से रिलेटेड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ। इसको हम डिजेबल कर देते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अगर बॉक्साइट उत्पादक राज्य की बात करें तो हालांकि ऑप्शन में 4 आपका बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड दिया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अब अगर हम बॉक्साइट उत्पादन की बात करें तो हम चलते हैं सीधे मैप पे और देखते हैं कि भारत में बॉक्साइट कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है। अगर पहले नंबर पे उड़ीसा है तो और दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है और कहाँ कहाँ बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो चलिए चलते हैं मैप पे। पहले हम, अब सही है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। मैप पे अगर आपको क्वालिटी कम लगे तो आप वहाँ पे बढ़ा सकते हैं 1-2 मिनट के लिए। देखिए बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र इस मैप में बताया गया है। तो इसमें देखिए झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में देखिए पाया जाता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, इतनी जगहों पे बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और अगर हम पर्टिकुलर बात करें कहाँ पे, तो झारखंड में आप नोट करेंगे रांची है, पलामू है, लोहरदग्गा है जिला में, और बगड़ पहाड़, पकरी, इन सब में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कटनी, जबलपुर क्षेत्र जो लगता है, अमरकंटक क्षेत्र है शहडोल मंडल का, बिलासपुर है, दुर्ग है, बालाघाट है रायगढ़ में। उड़ीसा की बात करें जहाँ जो कि नंबर 1 पे है, तो इसमें कालाहांडी है, कोरापुर है, संबलपुर है। आंध्र प्रदेश में उत्तर पूर्वी जिलों में खाली पाया जाता है। गुजरात में अगर बात करें तो खेड़ा, जामनगर और कच्छ में पाया जाता है। महाराष्ट्र में देखें तो कोल्हापुर, रत्नागिरी और ठाणे में जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तमिलनाडु में सलेम जो कि सेवराय की पहाड़ी के अंतर्गत आता है, और नीलगिरी में जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, ये तो आप मैप में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे क्या है। जैसे ये आपके देखिए उत्पादक क्षेत्र दिया है, ये आप देख लेंगे, इसमें हमको इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें हम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बस छोटा हो जाए।
हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि देखिए बॉक्साइट के प्रथम 3 उत्पादक राज्य, तो पहले नंबर पे अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो ये है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा है पहले नंबर पे। ठीक, दूसरे नंबर पे बात की जाए तो गुजरात है, और तीसरे नंबर पे बात की जाए तो झारखंड है। क्या है? झारखंड। ये इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है LAC। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है भारत और किसके बीच एक प्रभावी सीमा है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। भारत और चीन के मध्य। तो चलिए भारत और चीन के अगर मध्य LAC है तो हम सीधे चलते हैं मैप पे और अब दिखाते हैं कि LAC किसको कहा जाता है और कहाँ पे एक्चुअल में ये है। जैसा कि आप देखिए स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इधर आपका चाइना है, इधर आपका पाकिस्तान है और ये आपका इंडिया है पूरा। ये आपकी बाउंड्री, लेकिन कुछ इसमें विवादित है जो है आपके। तो यही जो आपका एरिया है ये रेड कलर से, यही आपका LAC है। क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यही पूछा है। तो ये किसके मध्य है? चाइना और इंडिया के मध्य। ठीक, अब आप समझ पाए होंगे कि क्या है LAC। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन पे। मीरा सेठ समिति का संबंध पूछा है सीधे सीधे जो है। तो ये आपके देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं। तो ये हथकरघा क्षेत्र के विकास से है। केंद्रीय बजट अगर 22-23 की बात की जाए तो प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना किया गया है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% जो है प्राथमिक घाटे का क्या है? अनुमान है। इतना 2.8%। आगे है आपका क्वेश्चन कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए जो है प्रयोग नहीं किया जाता? तो देखिए पहचान का प्रमाण, पंजीकृत करदाता का प्रमाण, जन्मतिथि का प्रमाण। तो इसमें दिया है कि कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता। पते का जो है प्रमाण जो है ये नहीं है, पहचान का प्रमाण है माना जाता है, पंजीकृत करदाता का प्रमाण है ये भी है, जन्मतिथि इस पर अंकित रहता है ये भी। अब अगर हम पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड में आपके सीधे सीधे 10 अंक होते हैं। अगर आपसे आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड में टोटल 12 अंक होते हैं। GST की बात करें तो GST में 15 अंक होते हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे हो चाहे आपके SSC हो। स्लैब हैं आपके 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। ये 1 जुलाई 2017 से लागू है संविधान के 101वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है जिस तिथि को हुआ है वह क्या है? तो ये हुआ था 6 अगस्त 1952 को। देखिए 20वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो इसमें था हैरोल्ड डोमर मॉडल। और दूसरा जो आपका था जो है पंचवर्षीय योजना वो महाल जो है नोविस मॉडल पे आधारित था। और चौथा आपसे पूछे गाडगिल मॉडल, DR गाडगिल मॉडल पर जो है चौथा पंचवर्षीय योजना लागू था। हालांकि उसके स्थान पर आपके जो है नीति आयोग आ गया है, 1 जनवरी 2015 से आपका क्या है? लागू है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट हमारा 21 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो मीरा कुमार है, ठीक है। दूसरा आपका सुमित्रा महाजन थी, इस समय आपके ओम बिरला हैं। अगर हम भारतीय संविधान के जनक की बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर को टिक मारेंगे। अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पूछे तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। राज्यपाल का जिक्र अनुच्छेद 153 में आता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? देखिए अध्यक्ष नहीं पूछा है आपसे, उपाध्यक्ष पूछा है। तो M अनंत संयनम आयंकर ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष है। लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद 81 में आता है। ये आपका लोअर हाउस है, निम्न सदन है। सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। लोकसभा की बात की जाए तो यूपी में कुल 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48, बिहार में 40 और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, ठीक है। GV मावलंकर पहले अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, तो भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख आता है। 352 की बात करें तो 352 में राष्ट्रीय आपात का जिक्र है। 156 में यह बताया गया है कि जो राज्यपाल होगा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर क्या रहेगा, बना रहेगा। 280 की बात करें तो वित्त आयोग जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो है पॉजिट्रॉन। ये साइंस का क्वेश्चन है आपके, तो हर आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, जैसा कि पेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देख रहे हैं आपकी क्वेश्चन के साथ साथ हम डिटेलिंग भी करवा रहे हैं, तो इससे आपका एक क्वेश्चन के बजाय कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं और कितने क्वेश्चन का तो आपका रिवीजन हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वायुदाब को मापने के लिए यंत्र पूछा है, तो बैरोमीटर हो जाएगा। थर्मामीटर आपका जो है तापमान नापने के लिए होता है। एनीमोमीटर हवा की गति। हाइग्रोमीटर नमी, ठीक है। सिरके का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, तो एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका लगभग आपसे ये पूछता है कि सिरके में कितना % अम्ल होता है, तो लगभग 2 से 3% या कहीं कहीं 5 से 8% भी ऑप्शन में देखने को मिलता है। अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो CH3COOH होता है। एसीटोन की बात करें इसका फार्मूला C3H6O होता है। फार्मेल्डिहाइड की बात करें CH2O होता है। एथेनॉल की बात करें तो C2H5OH होता है। अब देखिए इसमें आपके 29 नंबर क्वेश्चन में रूपांतरित तना और उसका उदाहरण पूछा है। तो जैसे अगर हम प्रकंद की बात करें तो प्रकंद आपका अदरक हो जाएगा। अगर हम बल्ब की बात करें तो प्याज बल्ब का उदाहरण हो जाता है, बल्ब की तरह। और कंद जो है आपके आलू। तो इस तरह से हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि DPT का टीका किस प्रकार का होता है? तो ये एक संयुक्त जो है, तीनों मिल करके काम करते हैं। DPT का टीका होता है। और DPT में कभी कभी फुल फॉर्म तीनों का पूछता है, तो होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। ये आपके फुल फॉर्म होता है। अब देखिए हम 3-4 क्वेश्चन मैथ के देखेंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मल ही मैथ आपका आएगा। देखिए 6.5, 6.5 माइनस 45.5, फिर 3.5, 3 पॉइंट दिया है। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर ये 2 बार है तो अगर 6.5 को a माने तो ये हो जाएगा a², a गुणे a क्या हो जाएगा आपका a² हो जाएगा, माइनस, अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको b माने तो b²। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2ab का फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? 2ab गुणा करके देखेंगे तो यही आएगा। तो ये किसके बराबर होता है? तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के। और a माइनस बी, तो a किसको माने थे? 6.5 को, माइनस b किसको माने थे? 3.5 को, इनका होल स्क्वायर। इन दोनों में से घटाएंगे 3 आएगा, 3 का वर्ग जो है आपका 9 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, फार्मूले बेस्ड पे था जो है बीजगणित के। क्वेश्चन दिया है कि कोई खुदरा व्यापारी है, वो किसी निश्चित वस्तु पर जो है अपने ग्राहक को 40% का डिस्काउंट देता है, छूट दे रहा है, और इस लेन देन में उसे जो है 25% का लाभ भी हो जा रहा है। अगर खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत अगर 4320 रही हो, अर्थात CP जो है, तो बताइए कि इसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो प्राइस है MRP वो 100 यूनिट है। ठीक है, और अगर हम इस पे जो है 40% की छूट दे देंगे, तो अर्थात 40 तो छूट दे दिया तो 60% बचा, तो 100 यूनिट का 60% 60 ही आएगा। ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और 100 यूनिट क्या है? आपका अंकित मूल्य है। लेकिन कह रहा है कि ये जो 60 रुपये आपका विक्रय मूल्य है, इसमें 25% लाभ भी शामिल है। इसका मतलब वस्तु कितने का रहा हमें नहीं पता है, लेकिन उस पर अगर हम 125% जो है लाभ ले रहे हैं तो वो 60 यूनिट के बराबर आ रहा है। इसको काट देंगे, 25 25 125, 25 चौक का 100, 5 से काटेंगे 12 12 में 12 चौक 48 आ गया। अब देखिए 48 आ गया, तो ये 48 किसकी वैल्यू है? ये 48 जो है क्रय मूल्य की आ गई वैल्यू, लेकिन यहाँ पे रुपए में कितना दिया है? तो 4320, अर्थात ये 4320 जो है 48 यूनिट के क्या है? बराबर है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4320 आ जाएगा बटे 48।
और अगर आपको 100 यूनिट की चाहिए, क्योंकि 100 आप टोटल माने थे, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 9,000 रुपये। यही आपका क्या था, अंकित मूल्य था। चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप एक बात बताइए, क्या हम इसको जो है 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके ऊपर स्क्वायर है ही, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर बराबर 20 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि ये समझाने के लिए आप ऐसे मन में भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा, एक फॉर्म बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका जो है क्या हो जाएगा भाई, आप ये फार्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है, माने एक बार दोनों का जोड़ एक बार दोनों का घटाओ। अब देखिए अगर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में आएगा 8 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 64 प्लस 36 और यहाँ पे 64 माइनस 36, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 गुणे, अब ये घटा देंगे आप, 64 में से 36 जब घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 28 आ जाएगा। और यही किसके बराबर है, 20 गुणे यक्स के। तो 20 से काट देंगे 5 बार में, 28 गुणे 5 करेंगे, 28 गुणे 5 तो आपका आ जाएगा 140। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा है 13 गुणे 49 के घाते 3/2। तो देखिए अगर हम 13 गुणे 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर और इसके गुणे 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 13 गुणे 7 के पावर 3, और 7 के पावर 3 को आप जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, 343, 7 49 7 343, और इसी में आप 13 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 4459। ठीक। नेक्स्ट देखिए एवरेज से क्वेश्चन आपका पूछा है कि यदि 12 छात्रों वाले, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन है कि यदि 12 छात्रों वाले समूह की औसत आयु कितनी है, 170 है। अब देखिए 12 व्यक्ति हैं, इनका औसत है 170, और तो ये इनका योग होगा, ठीक है। अगर हम योग निकालें तो योग टोटल कितना हो जाएगा, 170 गुणे 12 बराबर, अब 170 में जो है 12 का गुणा करेंगे 2040 आएगा, 2040 आ गया। अब कह रहा है कि इसमें 154, 157, 165 और 172 सेंटीमीटर के 4 व्यक्ति निकल जाते हैं, तब बताइए नया औसत क्या होगा। तो कुल 12 थे, 4 निकल गए तो 8 बचे होंगे, ठीक। और इन 8 का कुछ ना कुछ योग रहा होगा भाई, पहले तो 2040 योग था, लेकिन इसमें से 4 ऊंचाई वाले निकल गए हैं, कौन कौन सा, 154 प्लस 157 प्लस आपके 165 और प्लस 172, तो इन्हीं को इसमें घटा करके 8 से हम भाग लगा देंगे, तो 2040 माइनस 15 चौका 60, 600 और 600 ये हो जाएगा, अब प्लस 48, तो 648 बटे 8, तो 2040 सही है, इसमें 2000 1000 648 40 है, ये 8 इधर निकल जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो शायद इसमें आ जाएगा 1392 अब बटे 8, 8 से भाग लगेंगे, 8 एक कम 8, 5 13, फिर 59 हो जाएगा, 8 सते 56, 8 चौक 72, तो 174 आपका क्या आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा 174। अब देखिए यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो गया है। मनोरथ में पूछा है संधि विच्छेद। तो देखिए मनोरथ का अगर हम संधि विच्छेद करें तो मनः धन रथ, विसर्ग संधि होगा मनः धन रथ। नाक रगड़ना, इसका अर्थ पूछा है तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं, एक शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। तो उत्कर्ष का जो है अपकर्ष होगा। आग का आपसे पर्यायवाची पूछा है तो वैश्वानर होगा। आग, हुतासन, दहन, ठीक है। अनल,
ये सब होता है। और इसमें श्रम श्रुति भिन्नार्थक में भी पूछता है। जैसे देखिए अनल एक शब्द होता है और एक अनिल होता है। तो अनिल माने होता है हवा, ठीक है, और अनल मीन्स आग। तो ये आज के लिए हम 40 ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि डिटेल में बताने में ज़्यादा समय लग जाता है और ज़्यादा वीडियो लंबा होने से आपको थोड़ा सा बोरिंग भी फील होता है। तो हम छोटा छोटा ही क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट वाइज जो है अगला जो है 60 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें इंग्लिश के हैं, हिंदी पैसेज है और आपके कुछ DI के क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के, उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए, अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।